इंटरनल एनर्जी को हम लोग यू और ई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वैसे इसके जनरली मैं यू यूज करूंगा, बट आप लोगों ने कुछ जगह कुछ बुक्स में आपका ई भी यूज होगा। तो में भी इंटरनल यू ही यूज एनर्जी होता है, क्या? फिजिक्स में भी यू ही यूज होता हम्म, तो बट कुछ बुक्स में ई मिलेगा तुमको, केमिस्ट्री की बुक्स में। तो क्या होगा कि आपका जो इंटरनल एनर्जी होता है वो होता है आपका, कोई भी सिस्टम है उसका जो टोटल एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो, उसकी टोटल एनर्जी को हम लोग इंटरनल एनर्जी के टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। है। साउंड आपका बीच में कम हो रहा है। क्या अभी ठीक है? हाँ सर अभी। तो मैं क्या बोल रहा था, जो आपका इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी इज द टोटल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब यदि कोई भी सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें या तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हो, या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी, किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी उस सिस्टम में है, तो उस सारे टाइप ऑफ ये जो उनका टोटल होगा, उस टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे, उसका इंटरनल एनर्जी। ये बात समझ में आ गया? तो इंटरनल सर एनर्जी क्या समझ में आना चाहिए सभी को, कि इट इज द टोटल ऑफ ऑल एनर्जी, total of all types of kinetic and potential energy possessed by the molecule। उसमें आपका ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, काइनेट, वाइब्रेशनल, बॉन्ड एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी हो, उन सब का सम क्या होगा, आपका टोटल एनर्जी होगा। तो अभी मैं डेफिनेशन लिखा दे रहा हूँ। इंटरनल एनर्जी is the internal energy is the total of all types, total of all types of kinetic energy, kinetic and potential energies possessed by molecular, possessed by molecules. Internal energy is the total of all types of kinetic and potential energy possessed by the molecules. It includes translational kinetic energy, rotational kinetic energy, vibrational kinetic energy, bond energy, electronic energy, अच्छा ये बताओ, पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? क्या पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं क्या? यदि मैं बोलूं कि एक एक बॉल है आपका, वो 5 सेंटीमीटर अवे है फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है, 5 सेंटीमीटर
ग्राउंड से डिस्टेंस पर है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? आप लोग कैलकुलेट करे होगे ना फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी। कोई बता सकता है? सपोज ये ग्राउंड है, उससे ये 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर पर एक बॉल है, इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा इस स्टेट पर? mgh। mgh, राइट? यस सर। क्या mgh कैसे कैलकुलेट करें? मतलब मेरे को तो गलत लग रहा है। कोई सोच सकता है कि मैं गलत क्यों बोल रहा हूँ? बेटा ये जो आप लोग mgh बता रहे हो, ये आप ग्राउंड के रेफरेंस में बता रहे हो। आपको सिखाया गया होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो एब्सोल्यूट डिफाइंड नहीं होता है। वो क्या होता है, आपको किसी के रिस्पेक्ट में आप बता सकते हो, जब तक आपको एक वो ना बताए, रेफरेंस ना बताए, रिलेटिव किसके रिलेटिव में बताना है, तब तक आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, राइट? यस सर। तो इस इंटरनल एनर्जी में भी क्या समझना है, जैसे आपने अभी देखा था हीट और वर्क, दोनों क्या थे बेटा? आपके पाथ फंक्शन थे, दोनों डिपेंड कर रहा था आप किस तरीके से पाथ फॉलो कर रहे हो, उस पर डिपेंड करेगा। जबकि जो इंटरनल एनर्जी है बेटा, उसमें पोटेंशियल एनर्जी का टर्म है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? चेंज है। यदि पोटेंशियल एनर्जी का चेंज है, इसका मतलब है आप पोटेंशियल एनर्जी को एब्सोल्यूट नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो क्या आप इंटरनल एनर्जी को एब्सोल्यूट कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं कर पाएंगे। यदि एब्सोल्यूट नहीं कर कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, इसलिए हम लोग हमेशा इंटरनल एनर्जी को भी चेंज में कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है बेटा आपका? फाइनल और इनिशियल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए आपका इंटरनल एनर्जी क्या होता है? एक स्टेट फंक्शन है। ये बात समझ में आया? हाँ बोलो सर। भाई, बाकी लोग क्या सो रहे हो? सर हैंड रेस करवा दो। वो भी नहीं करेंगे। तो ये क्लियर है सभी को? यस इंटरनल सर। एनर्जी स्टेट फंक्शन क्यों है, कैसे है? सर क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हम लोग किसी के रिस्पेक्ट में लेते हैं और बिना रेफरेंस। करेक्ट, करेक्ट करेक्ट। चलो अब मैं इधर ये लिखा दे रहा हूँ जितनी भी बात मैंने बोली है। इधर तक लिख लिया सभी ने? Yes, sir. Since internal energy contains potential energy, terms its absolute value cannot be determined. So therefore we always calculate the change in internal energy. अब यदि हम लोग, ये तो हो गया बेटा इंटरनल एनर्जी के बारे में, ओके।
अब यदि हम लोग सिस्टम की बात करें, फॉर अ सिस्टम, तो सिस्टम के लिए बेटा इंटरनल एनर्जी किस 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 पर डिपेंड कर रहा होगा? काइनेटिक एनर्जी पर। नहीं, वो तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल हाँ एनर्जी हाँ ठीक है, करेक्ट। तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंड करेगा। इसका मतलब है कि वो पर्टिकुलर सिस्टम का आइडेंटिटी कैसा है। तो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ कि जो इंटरनल एनर्जी विल डिपेंड ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द सिस्टम या आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, करेक्ट। यस सर। एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन द सिस्टम, कितना अमाउंट है उस पर डिपेंड करेगा, कौन सा सब्सटेंस है उस पर डिपेंड करेगा, और उसका क्या टेम्परेचर है उस पर डिपेंड करेगा, क्योंकि टेम्परेचर इज रिलेटेड टू काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का टर्म कहाँ से आएगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। पोटेंशियल एनर्जी बेटा उसकी आइडेंटिटी पर डिपेंड करेगा, करेक्ट। तो हम लोग सिस्टम के लिए क्या बोल सकते हैं? फॉर द सिस्टम, internal energy will depend on the identity of the substance in the system and amount of the substance in the system and temperature and its temperature। तो ये तो सिस्टम के लिए हो गया। अब यदि हम लोग थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सोचें, यदि आइडियल गैस के बारे में बात करें और अपने पास क्लोज सिस्टम है सपोज, ओमकार क्या कैसे सिस्टम के लिए किस पर डिपेंड कर रहा है ये समझ रहा है? सर डिकेज के बाद आपने क्या बताया वो? किसके बाद? ये इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन लिखा ना आपने, हाँ हाँ हाँ। उसके बाद क्या बताया? उसके बाद मैंने आपको ये सिखाया कि जो इंटरनल एनर्जी होता है वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी टर्म होता है, और पोटेंशियल एनर्जी को बेटा हम लोग रेफरेंस में कैलकुलेट करते हैं, तो उसका रिलेटिव वैल्यू होता है और चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। तो यदि पोटेंशियल एनर्जी टर्म इंटरनल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी टर्म आ रहा है, तो इसका मतलब है हम जब जैसे पोटेंशियल एनर्जी को एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, वैसे इंटरनल एनर्जी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, हम उसका चेंज कैलकुलेट करते हैं। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको फॉर अ सिस्टम सिखाया कि जो इंटरनल एनर्जी है वो आपका डिपेंड करता है कि आपका सब्सटेंस का आइडेंटिटी कैसा है, उस कितना अमाउंट प्रेजेंट है, और उसका टेम्परेचर क्या। अभी हम लोग आगे चल के फॉर्मूला सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका पर्टिकुलर सिस्टम कैसा है। जैसे मैंने अभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की बात कर रहा था, तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सपोज आइडियल गैस है, अब गैस कैसी है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। उसका टेम्परेचर किस तरीके से चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो बेसिकली जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो, देखो कभी मास आइडेंटिटी ये तो चेंज होता नहीं है, तो सिर्फ चेंज होने वाला पैरामीटर क्या है? टेम्परेचर। तो होता क्या है बेटा, इनिशियली कितना टेम्परेचर है, फाइनली कितना टेम्परेचर है, इंटरनल एनर्जी सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है। और इंटरनल एनर्जी सिर्फ उसी पे डिपेंड करेगा, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो आपका इंटरनल एनर्जी है वो किस क्या है, जो फाइनल और इनिशियल पर डिपेंड कर रहा है, मतलब स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, स्टेट पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब वो सिर्फ स्टेट फंक्शन, करेक्ट। तो हम लोग बोल सकते हैं फॉर अ सिस्टम द इंटरनल एनर्जी for a system, internal energy will depend on identity of substance in the system, amount of substance in the system and its temperature। So for a thermodynamic process,
ऑन आइडियल गैस, देखो सबसे पहले तो आइडियल गैस के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इन अ क्लोज्ड सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या था ये याद होगा सभी को, इन अ क्लोज हाँ सर। सिस्टम। यदि क्लोज सिस्टम है बेटा तो मास चेंज नहीं होगा, गैस बाहर नहीं निकलेगी, तो आइडेंटिटी और अमाउंट फिक्स रहेगा, करेक्ट। तो इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ internal energy can change only due to temperature, यस सर। temperature changes, so therefore change in internal energy will only depend on initial and final temperature. Thus, internal energy is a state function. Done? यस सर। सर 2 मिनट। 2 मिनट। डन अभी? सर लास्ट लाइन। नेक्स्ट स्टार्टिंग लो, जीरोथ लॉ। हो गया सर। फिजिक्स में सीखा होगा आप लोग ने जीरोथ लॉ, हाँ सर। क्या जीरो क्या था? सर, अगर एक सिस्टम में हमने दो गैस डाला हुआ है और दोनों एक दूसरे से आइसो मतलब दोनों एक दूसरे से मतलब क्या बोलते हैं आइसो एडियाबेटिक, उनके बीच में मतलब वॉल एक तरह से। और एक जो तीसरा सिस्टम है वो दोनों से मतलब इंटरनली। ठीक है ठीक है ठीक है, इधर सुनो। जो आपका जीरोथ लॉ है वो आपका ये बताता है, यदि सपोज आपका बेटा कोई ए सिस्टम, ठीक है, या कोई ए बॉडी बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पे है, क्या बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, या तो कोई भी इक्विलिब्रियम पर हो, ए बी के साथ यदि थर्मल इक्विलिब्रियम पर है और
बी सी के साथ यदि थर्मल इक्विलिब्रियम पे है तो ए सी के साथ भी होता है। तो अकॉर्डिंग टू जीरोथ लॉ ए सी के साथ भी क्या होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम पर होगा। ये समझ में आ गया होगा। ऐसे सोच Yes. सकते हो बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब इन दोनों का टेम्परेचर बराबर, ठीक है, ये दोनों को बराबर सपोज 20-20, ठीक है। अब यदि इसका 20 है तो इस थर्मल इक्विलिब्रियम में तो इसको भी 20, तो भाई इन दोनों का भी तो 20 होगा, करेक्ट। तो एकदम सिंपल है, यदि बेटा दो बॉडीज थर्मल इक्विलिब्रियम में और जो सेकंड बॉडी है वो तीसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो फर्स्ट और थर्ड थर्मल इक्विलिब्रियम पर होंगे। इसको लिखो तुरंत, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दैट, यदि किसी को समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो, if two bodies A and B are in thermal equilibrium, and two bodies B and C are in thermal equilibrium, the bodies A and C are also in thermal equilibrium. थर्मल इक्विलिब्रियम तो याद है ना सभी को, क्या होता था, जहाँ पर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर कैसा हो जाए, सेम हो जाए, उनके बीच में कोई भी हीट का ट्रांसफर ना हो, उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में। डन। 1 minute sir. ओके, सर इसका फिजिक्स में अच्छा एग्जांपल दिया था। क्या एग्जांपल दिया था? एक बॉक्स था, उसमें 3 अलग अलग पार्ट्स थे। एक वॉल उसमें एडियाबैटिक थी और बाकी 2 कंडक्टिंग थी। तो ड्रॉ करोगे तो समझ में आएगा। नहीं बोलो, मेरे को समझ में आ रहा है, बाकी तुम लोग तो समझदार ही है, पढ़े हुए हैं। सर हम लोग पढ़े हुए कब सर से मैं हो? बताऊं? हाँ बेसिकली देखो, ये कॉमन सेंस है, ठीक है, मत ज्यादा मत सोचो, कॉमन सेंस से ज्यादा मेरे को नहीं लग रहा कुछ भी है। सर अगर A इक्वल्स टू B और B इक्वल्स टू C तो A equals to B। हाँ, अब नेक्स्ट देखो जरा, फर्स्ट लॉ। अब देखो जरा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बताता है, ये भी फिजिक्स में जो सीखा है ये इधर भी एकदम सेम है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में क्या सीखा है बताओ कोई, अरे करो कोशिश भाई, शांत नहीं रहा जाता है। Sir, Q is equals to U plus change in U plus work. नहीं नहीं, ये बताओगे फिजिक्स के Sir, हिसाब मतलब से, heat given is equals to change in internal energy plus work done.
देखो फिजिक्स का आप ये इस तरीके से बताओगे बेटा तो गलत हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है क्योंकि साइन डिफरेंट है, ओके। मैंने स्टार्टिंग में बताया था वर्क डन उधर जो होता है और इधर जो होता है वो उल्टा होता है, तो साइन डिफरेंट होने की वजह से इधर एक्सप्रेशन तो डिफरेंट आएगा। बट जो एक्चुअल लॉ है, लॉ क्या बताता है बेटा, यदि कोई भी फिनोमिना हो रहा है, ठीक है, उस पर्टिकुलर फिनोमिना में ना तो आप एनर्जी को वेस्ट कर सकते हो, ना ही आप एनर्जी को बेसिकली ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। आपका एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होगा। अब जो आपका टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स होगा वो क्या है, कांस्टेंट है। तो सिंपल आप क्या बोल सकते हो, आप एनर्जी को बेटा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। ये आपका फर्स्ट लॉ है, समझ गए। तो लिखो इसमें फर्स्ट लॉ में, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक first law of thermodynamics state that in any phenomena energy can neither be created nor be destroyed it can just be changed from one form to another form or in other words total energy of universe is a constant, ठीक है। तो सपोज यदि आपका क्या है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया था इंटरनल एनर्जी क्या होता है, डेल्टा यू, समझना बड़े ध्यान से। तो अब ये जो आपका हीट है और वर्क है, ये क्या होते हैं बेटा, ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। तो यदि कोई भी सिस्टम का कुछ भी इंटरनल एनर्जी है तो उससे एनर्जी बेटा गेन या लॉस किसके फॉर्म में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क, करेक्ट। तो इंटरनल एनर्जी या तो बेटा कोई इंटरनल एनर्जी को हम क्या लिख सकते हो कि जो या तो वो हीट के फॉर्म में आए या वर्क डन के फॉर्म में आए, या वो हीट के फॉर्म में रिलीज करे या वर्क डन के फॉर्म में रिलीज करे। तो जो आपका इंटरनल एनर्जी होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, Q प्लस W, जो कि फिजिक्स में क्या होता है, डिफरेंट होता है। सर फिजिक्स में Q इक्वल्स टू U प्लस W। हाँ, तो इधर पे क्या आ जाएगा, W इज इक्वल टू Q प्लस W। तो यदि हम लोग चेंज की बात करें, स्मॉल चेंज की बात करें, तो du इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dq प्लस dw। अच्छा, मैंने वर्क डन तो कैलकुलेट करना सिखा दिया था ना। हाँ सर। वर्क डन इज इक्वल टू रिवर्स फिल के लिए अलग आया था, इरिवर्स फिल के लिए अलग आया था, राइट। हाँ ओके।
डन ये? यस। अब देखते हैं हम लोग बेटा, ये जो हम लोग ने अभी इंटरनल एनर्जी, हीट और वर्क डन निकाला, तो अब हम लोग बेटा, जैसे हमें पता है आपके स्टेट फंक्शन होते हैं, कुछ आपके पाथ फंक्शन होते हैं। तो जो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन है, ये आपके किस पर डिपेंड कर रहे हैं? ये आपके प्रोसेसेस पे डिपेंड कर रहे हैं, जो आपके पाथ फंक्शन है। तो अब हर एक डिफरेंट प्रोसेस के लिए आपका वर्क डन अलग होगा, आपका हीट अलग होगा, करेक्ट? तो आप सपोज आप, मैं पहला प्रोसेस लेता हूं, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए मैं ये तीनों चीजें कैलकुलेट करूंगा। तो अभी जितनी भी बेटा अपने पास प्रोसेस है, उन सब के लिए मेरे को वर्क, हीट और इंटरनल एनर्जी, तीनों चीजें फॉर रिवर्सिबल एंड और इरिवर्सिबल दोनों के लिए बेसिकली मेरे को ये 6 रिवर्सिबल वर्क डन, इरिवर्सिबल वर्क डन, रिवर्सिबल हीट, इरिवर्सिबल हीट, रिवर्सिबल इंटरनल एनर्जी, इरिवर्सिबल इंटरनल एनर्जी। तो बेसिकली ये 6 के 6 पैरामीटर मेरे को हर एक प्रोसेस के लिए कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है अब आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है, जहां पर वॉल्यूम इज कांस्टेंट, यस सर। करेक्ट, v इज कांस्टेंट। यदि v कांस्टेंट की बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे, p इनिशियल अपॉन t इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल अपॉन t फाइनल आ जाएगा, करेक्ट? यस। तो अब मैं इसके लिए मैं सारी चीजें कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है? ध्यान से देखना। अब मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, रिवर्सिबल के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, ठीक है? रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो वर्क डन क्या होता है? रिवर्सिबल के लिए वर्क डन का फॉर्मूला याद करो, इंटीग्रल पी डीवी था, क्योंकि पी बेटा प्रोसेस पर डिपेंड करेगा क्या है, इसलिए पी बाहर नहीं आया था। बट इरिवर्सिबल में पी कांस्टेंट था, तो उसके लिए इरिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला आ गया था, पी इरिवर्सिबल के, एक्सटर्नल। हाँ, इरिवर्सिबल के लिए क्या आ गया था वर्क डन, माइनस माइनस पी पी एक्सटर्नल एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये आ गया था। बट रिवर्सिबल के केस में बेटा पी कांस्टेंट होता नहीं है, याद करोगे, थोड़ा सा रिवाइज करो, पीछे पलट के भी देख सकते हो, तो जहां पे मैंने वर्क डन सिखाया था, तो वहां पर मैंने सिखाया था पी आपका कांस्टेंट नहीं होता, तो इंटीग्रेशन से बाहर नहीं आता है। अब आपको पता है बेटा v कांस्टेंट है, यदि v कांस्टेंट है तो p में कोई भी रिलेशन हो, इंटीग्रेशन ऑफ dv क्या हो जाएगा, 0, कोई चेंज ही नहीं हो रहा v में, क्योंकि लिमिट पुट करोगे v फाइनल माइनस v इनिशियल क्या हो जाएगा, 0। तो इसके लिए वर्क डन कितना आ जाएगा, 0। इसके लिए भी वर्क डन कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। हाँ तो ये तो हो गया। अब आपको क्या सिखाया था, dq इज इक्वल टू एनसीवी dt, ये होता है हीट। यस सर। अब इधर क्या था, सी प्रोसेस है, तो जो सी प्रोसेस होगा वो किसके बराबर हो जाए, कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसको सी भी बोल सकते हैं, ओके? Yes, तो इधर क्या लिख देते हैं हम लोग, एनसीवी dt। अब यदि हम लोग इसको इंटीग्रेट करें तो 0 से q दिया तो क्या आ जाएगा, ये q इज इक्वल टू एनसीवी कांस्टेंट है बाहर, तो dt क्या हो जाएगा, d फाइनल माइनस t इनिशियल। तो आपका q बराबर क्या आ गया, एनसीवी t फाइनल माइनस t इनिशियल। अब आपको फर्स्ट लॉ आता है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ये क्या होगा, डेल्टा u इज इक्वल टू q प्लस डब्ल्यू होता है। तो q कितना है, एन सी वी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, और w कितना है, 0। तो डेल्टा u भी कितना आ जाएगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल एनसीवी। तो इस तरीके से मैंने रिवर्सिबल के लिए तीनों चीजें कैलकुलेट कर दिया, वर्क डन निकाला, हीट निकाला और इंटरनल एनर्जी निकाला। बोलो इसमें यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो किसी स्टेप में तो मेरे से बोल सकते हो। इरिवर्सिबल अभी लिखना बंद करो, इरिवर्सिबल और देख लो, फिर एक साथ लिखना।
अब आपको पता है बेटा जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन बेटा ना तो प्रोसेस पे डिपेंड करता है ना ही पाथ पे डिपेंड करता है, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट पे डिपेंड करता है। तो जो एक के लिए इंटरनल एनर्जी आई वो हमेशा होगा, चाहे रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग डेल्टा यू कितना बोल सकते हैं, एनसीबी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब हमें क्यू निकालना है, तो क्यू क्या होता है बेटा, एक पाथ फंक्शन है तो वो प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। तो हम क्यू सीधे ये नहीं लिख सकते, ये जो फॉर्मूला होता है वो किसके लिए होता है, रिवर्सिबल के लिए होता है। तो अब बट फर्स्ट लॉ तो भाई फर्स्ट लॉ में तो प्रोसेस आया नहीं था, तो फर्स्ट लॉ तो सेम है। फर्स्ट लॉ क्या है, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू आपका 0 है, ये आपको डेल्टा यू पता है एनसीबी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो इधर क्या आ गया, तो ऐसा मत सोचना कि ये क्यू तो सेम ही आ रहा है बेटा, ये इसके लिए आ रहा है, बट ये जरूरी नहीं कि आपका हमेशा हर एक प्रोसेस के लिए आपका क्यू रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल कैसे आए, बराबर आए। समझ गए? सर रिवर्सिबल में वापस पता नहीं। एक मिनट होल्ड करना, इतना लिखो फिर मैं समझा रहा हूँ दोबारा। ये लिख लिया, Yes, चलो एक बार और सुन लो जिसको भी समझ में नहीं आया, ठीक है? कोई भी पॉइंट यदि छूटा है तो समझ लेना, दोबारा सुनो पूरा। वर्क डन बेटा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए डिफरेंट होता है। रिवर्सिबल के लिए वर्क डन हमें ये याद रखना है, W इज इक्वल टू माइनस पीडीवी, और जो इरिवर्सिबल के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल बी फाइनल माइनस वी इनिशियल। अब यदि बेटा वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, यदि वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वी इंटीग्रेशन आपको आता होगा, वी इधर से वी इनिशियल से वी फाइनल, कोई चेंज नहीं है तो डीवी क्या हो जाएगा, 0। अब इंटीग्रेशन किसका, वर्क डन दोनों के लिए केस में क्या, वी फाइनल वी माइनस इनिशियल 0 बराबर है, तो वर्क डन कितना आ गया, 0। करेक्ट। अब आपको क्यू डी क्यू बराबर मैंने सिखाया था एन सीवी डी टी, डी क्यू इज इक्वल टू एन सीवी डी टी। तो 0 से क्यू, टी इनिशियल से टी फाइनल, सी प्रोसेस के लिए सीवी कांस्टेंट है तो एन सीवी बाहर आ गया, तो dt का इंटीग्रेशन टी और इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो q इज इक्वल टू आ गया फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस एन सीवी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू क्या है 0, तो क्यू क्या आ गया, ये तो हम लोग इधर से डेल्टा यू बोल सकते हैं, और ये डेल्टा यू आ गया आपका एन सीवी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब आपके पास बेटा वर्क डन है इरिवर्सिबल के लिए, आपको क्यू निकालने का फॉर्मूला आता नहीं है, बट आपको ये पता है कि जो इंटरनल एनर्जी है बेटा वो एक स्टेट फंक्शन है, वो प्रोसेस और पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, कौन सा प्रोसेस है कौन सा पाथ है उस पर डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। तो जो इंटरनल एनर्जी है वो स्टेट फंक्शन है, वो दोनों के लिए सेम रहेगा। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, एन सीवी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। अब आपको अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, डब्ल्यू आपका 0 है इरिवर्सिबल के लिए, क्यू आपका निकालना है, डेल्टा यू आपको गिवन है, तो क्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो क्या अभी समझ में आया सभी को? yes, ओके। यदि जिसका ये हो जाए वो आइसोबैरिक के लिए अपने से लिखो, ये जो मैंने 6 चीजें कैलकुलेट करी आइसोबैरिक के लिए, आप सभी लोग सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करो जिसने ये लिख लिया हो। ये सभी ने लिख लिया? हाँ सर। नेक्स्ट,
आइसोबैरिक। एक मिनट दे रहा हूँ, करो जल्दी से, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। आइसोबैरिक में क्या होता है, पी कांस्टेंट होता है Yes. और रिलेशन क्या आ जाएगा, v इनिशियल अपॉन t इनिशियल इज इक्वल टू v फाइनल अपॉन t फाइनल। सर हम लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम लेने का है। तुम्हें कुछ नहीं लेना है, तुम सीपी ले लेना बस। वो सिखाऊंगा मैं। इधर रिवर्सिबल के लिए लिखते हैं, इधर इरिवर्सिबल। सबसे पहले वर्क डन फॉर रिवर्सिबल क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ पी डीवी, करेक्ट। हैंड रेस करो, कितने लोग अपने से कर रहे हैं, कौन लोग को ट्राई कर रहे हैं। चार लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, 9 लोग। अच्छा, वेरी गुड, करो करो करो, 2 मिनट है, करो। करेक्ट करेक्ट सिद्धार्थ। देखो जरा, ठीक भेज रहा हो तुम लोग। चलो अब मैं कर देता हूँ, तुम लोग अपना कंटिन्यू रखो, बस मैच कराते रहना कि कितना सही करा। जो जिससे नहीं हो रहा वो इधर देखो, कुछ भी मत लिखना। तो अभी क्या बेटा, W इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस PdV। प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो यदि प्रेशर बेटा कांस्टेंट है तो देखो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, और ये क्या आ जाएगा, माइनस पी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन PV। और बेटा इंटीग्रेशन ऑफ dx होता है x, तो इधर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इधर भी यदि डी, चलो इधर तो मैंने पहले ही कर दिया। तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस P V इनिशियल माइनस V फाइनल। तो dV का इंटीग्रेशन क्या होता है, V लिमिट पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल। ओके, तो W इज इक्वल टू हो गया आपका माइनस P V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये हो गया आपका बेटा
वर्क डन। ठीक है इतना। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा यू क्या होता है, डेल्टा यू तो हमें पता है एनसीबी, वो तो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता, जो एक बार हो गया वो एनसीबी डीटी रहेगा, तो डेल्टा यू हो गया। करेक्ट। अब क्यू, डी क्यू, तो डी क्यू क्या हो सकता है, उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं एनसीपी dt, मतलब टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ओके, ये बोल सकते हैं। तो Q इज इक्वल टू बेसिकली क्या आ गया, एनसीपी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। सर वो पहले जब भी डी क्यू लिख रहे थे तभी ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल नहीं होगा, डी टी होएगा। हाँ वो Q ही एक्चुअली में। सर और ऊपर एनसीपी आएगा। कहाँ पर, ये एनसीपी लिख तो दिया तो उसके सर ऊपर ऊपर DU पे। पर सर सीवी लिखा है। डीयू में, डीयू तो यही रहेगा ना यार, एनसीपी सर dt। सीवी कैसे होएगा? सर यहाँ पे तो प्रेशर कांस्टेंट। वो प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगा, सर इंटरनल पर एनर्जी। प्रोसेस तो आइसोबारिक है ना, तो फिर हमें सीपी होएगा ना। तो बेटा वो सीवी ये इसलिए थोड़ी आता है क्योंकि वी कांस्टेंट है, वो सीवी इसलिए आता है बेटा, एक सीपी और सीवी दो दो आपके पैरामीटर्स हैं जो कि हम लोग डिफाइन करते हैं सी प्रोसेस के लिए। करेक्ट। तो अब जो सीपी और सीवी में एक रिलेशन होता है, ये नहीं है कि बेटा कि इधर इंटरनल एनर्जी में सीपी की जगह सीपी आने लगेगा, समझे। इंटरनल एनर्जी हमेशा एनसीवी dt रहेगा, एनसीवी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल इररिस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस, क्योंकि बेटा वो स्टेट फंक्शन है, क्यू आपका पाथ फंक्शन है, तो क्यू में चेंज हो गया, क्यू में क्या हो गया वो एनसीपी dt। समझ गए, क्योंकि क्यू यस सर। आपका पाथ फंक्शन है। डिफरेंस समझो, इंटरनल एनर्जी को मैं क्यों हर जगह सेम बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, प्रोसेस पे डिपेंड ही नहीं करने वाला है। करेक्ट। तो उधर हाँ पे, सर। और ये सीपी ये मत सोचो कि पी कांस्टेंट है तो सीपी आ गया, ये बेटा एक्चुअली में क्या होता है, अभी मैं एक तुम्हें रिलेशन सिखाऊंगा, उसको उसमें सीपी और सीवी में अभी एक रिलेशन भी कैलकुलेट करने वाला हूँ सर उसी वो से। मेयर्स कौन है? रियल्स रियल्स। हाँ, तो वो चीजें बेसिकली समझ गए ना, अब मैं क्या बोलूँ इसमें, है ना। हाँ सर। आज तो ये हो गया। अब इररिवर्सिबल के लिए क्या होगा, इररिवर्सिबल के लिए वर्क डन तो बेटा फिक्स है, माइनस पी एक्सटर्नल वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, कुछ चेंज नहीं होगा। अब यदि P कांस्टेंट है तो हम इसको इस फॉर्म में जरूर लिख सकते हैं, P की जगह क्या लिखते हैं हम लोग, P कांस्टेंट है तो P ऐसा ही बोल सकता हूँ कि P फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PV इज इक्वल टू nRT। तो इसको इस फॉर्म में जरूर लिख सकता हूँ, माइनस nR T फाइनल माइनस T इनिशियल। करेक्ट, ये वर्क डन हो जाएगा। डेल्टा U हमेशा क्या होगा, NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल, ये ठीक है ये दोनों। अब बाकी क्या है बेटा, Q के लिए हमें कोई फॉर्मूला नहीं आता है, तो Q इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल देंगे, डेल्टा U माइनस W। तो डेल्टा U आपको आता है NCV T फाइनल माइनस T इनिशियल, और माइनस वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस NR T फाइनल माइनस T इनिशियल। ओके, तो यहां से यदि इसको कॉमन ले लो आप, तो इधर से क्या आ जाएगा, यदि आपने n कॉमन लिया तो ये क्या आ जाएगा आपका CV प्लस R इंटू टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। करेक्ट। तो ये हो गया आपका बेटा Q फॉर इररिवर्सिबल। अब इधर पे मैं एक चीज और आपको सिखाना चाहूंगा, ये तो हो गया इररिवर्सिबल के लिए। ओके, अब इसी को थोड़ा कंटिन्यू कर रहा हूं। अभी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ हम लोग क्या बोल सकते हैं कि डेल्टा U इज इक्वल टू क्या होता है, Q प्लस W। डेल्टा U कितना है, हमेशा NCV
टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, क्यू क्या है, एनसीपी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, करेक्ट। और वर्क डन क्या है, माइनस, देखो इस पी फाइनल माइनस पी इनिशियल को भी मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, करेक्ट। तो इधर क्या लिख दूं, एन आर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो आप देख पा रहे होगे टी फाइनल टी माइनस इनिशियल, इसको कैंसिल कर दो, एन को कैंसिल कर दो, तो इधर क्या आ जाएगा, सीवी और प्लस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सीपी। तो मैं इधर शॉर्ट में ये लिख सकता हूं, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। तो ये जो सीबी प्लस आर है इसको मैं सीपी लिख सकता हूं, तो शॉर्ट में इधर भी क्यू कितना आ गया, एनसीपी टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आया क्या समझ में, ये कैलकुलेशन कुछ अलग नहीं किया, जस्ट नॉर्मल फर्स्ट रो लगाया, जो वैल्यूज कैलकुलेट करी पुट करी, ये रिलेशन आ गया। सर आप टी फाइनल माइनस टी इनिशियल को डेल्टा टी लिख सकते हो क्या? हाँ सर। हाँ लिख देंगे, क्या प्रॉब्लम है। सर हम लोग को टाइम कम लगता है लिखने के लिए। तुम लोग अपने से डेल्टा टी लिख दो ना यार, मेरी आदत बनी हुई है, हाँ जरा तुम लोग सर अपनी और कॉपी फिर में कुछ भी लिख। सर आपका भी थोड़ा सा क्लियर दिखेगा ना हम लोग को। हाँ ठीक है, बट क्लियर नहीं दिख रहा तो मुझे पूछ लो। बाकी तुम लोगों को जैसे लिखना है अपने अपने हिसाब से आप अपना लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप मेरा कॉपी करो। यस सर। मेरा हैबिट है जो है वो अभी वही चला आ रहा है सालों से। बट मैं कोशिश करूंगा अब डेल्टा टी लिखने का। ये डन। हाँ सर। सपोज थर्ड है आइसोथर्मल प्रोसेस। ये जो सीपी क्या है, सीवी क्या, इस कैसे कितना क्या होता है, किसके लिए कौन क्या होगा, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये सब मैं सिखाऊंगा, ठीक है। जब तक नहीं सिखाया तब तक आपको वैल्यू मिलेगी। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल में क्या होता है बेटा, टेम्परेचर को। टेम्परेचर कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल वी फाइनल। अब कैलकुलेट कर लो, फॉर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल के लिए वर्क डन क्या होता है, माइनस पी डीवी, करेक्ट। अब आपको पता है बेटा अभी तक क्या हो रहा था, पी कांस्टेंट हो जा रहा था या वी जीरो हो जा रहा था, तो इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो गया। बट अब ये हम लोग को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। पीवी इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी, टी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। अब देखो इंटीग्रेशन बेटा तभी होता है जब इंटीग्रेशन के अंदर सारे कांस्टेंट हो, वो बाहर आ जाए, या बेटा जो जिसमें चेंज हो रहा है
वो वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि p वेरिएबल है और चेंज बेटा हम लोग वेरिएबल का इंटीग्रेट, फंक्शन होना चाहिए सर। हाँ तो बेसिकली इंटीग्रेबल होना चाहिए तभी वो इंटीग्रेशन होगा, और इंटीग्रेबल तब होगा जब वो सेम वेरिएबल हो। अदरवाइज कांस्टेंट हो तो वो बाहर आ जाते हैं और इंटीग्रेशन हो जाता है। यदि कोई वेरिएबल है तो वो सेम होना चाहिए, अदरवाइज वो इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो हम इस p को क्या करेंगे, v के टर्म्स में लिखेंगे। तो w इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस p इंटीग्रल nRT अपॉन v dv। तो nRT क्या, t कांस्टेंट है तो nRT बाहर आगे आ जाएगा। तो w इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल देंगे, माइनस nRT बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन v dv, v इनिशियल टू v फाइनल। तो 1 अपॉन dv मैं इधर सिखा दूं, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है बेटा ln x। 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x। तो ये 1 अपॉन v dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ln v। ln v। और लिमिट पुट कर रहा हूँ सीधे, तो क्या आ जाएगा ln v, v फाइनल अपॉन v इनिशियल। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्क डन। यदि ln के टर्म्स में है तो ये, और ln को log में चेंज करते हैं तो क्या आ जाता है, माइनस nRT 2.303 log, ये ln वाला बेटा बेस e होता है और log में बेस 10 होता है, तो v फाइनल अपॉन v इनिशियल। करेक्ट। तो हम लोग w का फॉर्मूला याद रखेंगे, माइनस 2.303 nRT log v फाइनल अपॉन v इनिशियल। सर इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं? बिल्कुल आते हैं बेटा, तुम्हारे जो कॉलेज के क्वेश्चन आएंगे वो इससे ऊपर सर जाएंगे नहीं। कॉलेज का नहीं सर, क्योंकि मैंने ये जो अभी तक जितना मैंने ये फिजिक्स का मैंने ये किया है, क्वेश्चंस किया, मुझे इसमें एक भी आइसोथर्मल का क्वेश्चन नहीं मिला। नहीं, और केमिस्ट्री मैंने में बेटा 2 आइसोथर्मल एक्सरसाइज ही से ज्यादा मिलेगा। खत्म कर दिया है। केमिस्ट्री में तुम्हें आइसोथर्मल ही ज्यादा मिलेगा। ओके सर। देखो एडवांस के सवाल में वो एक छोटे से पार्ट में ये यूज होगा, ये आपको अच्छे क्वेश्चन में बेटा ये ऐसा नहीं आपसे कोई पूछेगा कि ये फाइनल वॉल्यूम में इनिशियल वॉल्यूम में वर्क डन बता दो, ये मेंस तक के लिए है, कॉलेज तक के लिए। बट आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें छोटे से एक पूरे क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट होगा जहां पर आपको ये यूज करना पड़ेगा। ओके, अब ये वर्क डन हो गया। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, क्या डेल्टा यू तो सेम रहेगा, क्या हो जाएगा एन आर डेल्टा टी, करेक्ट। एन सॉरी डेल्टा यू क्या होता है, एनसीवी डी टी, तो एनसीवी डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या है 0, तो क्या हो जाएगा डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। तो इंटरनल एनर्जी इस केस के लिए कितना हो जाएगा 0, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये 0 है तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस डब्ल्यू। तो Q क्या आ गया आपका, माइनस माइनस प्लस, तो 2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। तो ये हो गया आपका बेटा रिवर्सिबल के लिए हम लोगों ने तीनों कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग इरिवर्सिबल के लिए देखें तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस P एक्सटर्नल इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, करेक्ट। इसमें तो कुछ चेंज होना नहीं है, डेल्टा U 0 रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं होना, और फर्स्ट लॉ बेटा बदलेगा नहीं, तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या लिख देंगे Q प्लस W, ये 0 है तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो Q क्या आ जाएगा P एक्सटर्नल इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल। नोट कर लो इसको।
डन ये? रोमिट सर। हो गया सभी का? हाँ सर डन। ओके। One mole of ideal 1 mole of ideal gas at 10 atm and 300 Kelvin is expanded isothermally or to final pressure of 1 atm. Find V initial, V final, Q, W and delta U if expansion is reversible. V expansion is done against a constant external pressure of 1 atm. करो ये दोनों पार्ट।
एक काम करो तुम लोग, आर आर का वैल्यू पुट मत करो, आर के टर्म्स में ही आंसर कर सकते हो, कैलकुलेशन बचेगा। सर थोड़ी देर पहले नहीं बोल सकते? जिसने पुट कर दिया कोई बात नहीं, बट आर की वैल्यू नहीं भी पुट करना है तो भी चलेगा। क्वेश्चन लिख लिया सभी ने? ठीक है, तो ये सर इधर से आपका जो वी इनिशियल आ जाएगा वो आ जाएगा 30R। ओके, अब आपको पता है यदि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो P1 इज इक्वल टू PI इज इक्वल टू P फाइनल हो जाएगा। PI आपको पता है 10 है, VI आपने अभी अभी निकाला 30R, P फाइनल आपको पता है 1 ATM है, और V फाइनल आपको निकालना है, तो V फाइनल कितना आ जाएगा 300R। तो इस तरीके से आपके पास V इनिशियल और V फाइनल आ गया। अब आपको वर्क डन मैंने सिखाया फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल। पहले हम लोग रिवर्सिबल ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ, यदि ए पार्ट सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो गया। अब आपको वर्क डन पता है -2.303 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, तो ये हो जाएगा -2.303। n कितना है बेटा 1, R कितना है आपका, R को R रखो, कुछ भी चेंज मत करो, ठीक है। और R को R रखोगे, इधर n हो जाएगा, n कितना है आपका, सर 1 ईयर। n आपका 1, और R आपका R ही रखोगे, और log ये कितना आ जाएगा V फाइनल 300, तो ये आ जाएगा log 10 इज 1, nRT T आपका 3, ये हो जाएगा 300। ओके, तो ये आपका कितना आ जाएगा 300 इंटू 2.303 R और log 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 300, ठीक है। आर के बाद में आपने 1 क्यों लिखा? अरे वो 2 बार लिख दिया, तो ये 300 इंटू 2.303 कितना आ जाएगा, सर 690.9। 690.9, ये आ गया आपका माइनस में। अब आपको पता है बेटा डेल्टा यू 0 है, तो क्यू भी कितना आ जाएगा 690.9 R ही आ जाएगा। ये फर्स्ट पार्ट नोट कर लो, फिर सेकंड पार्ट। सर मैंने सेकंड पार्ट के आंसर्स भेजे, वो राइट है कि रॉन्ग? एक मिनट बता रहा हूँ। सर रॉन्ग ही भेजा मैंने। एक मिनट, एक मिनट। मैच कराना मैं जितने बता, जो भी
इरिवर्सिबल के लिए आपने क्या भेजा, एक मिनट। एक्चुअली मेरे पास आंसर है नहीं, तो जब मैं सॉल्व करूं तो मैच ही करना पड़ेगा। ओके सर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया सभी से। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? आपको देखो, वी इनिशियल जो है वो तो वही रहेगा 30 R। वी फाइनल जो है वो कितना रहेगा 300 R। वो तो चेंज होने नहीं वाला है। तो W इज इक्वल टू फॉर इरिवर्सिबल क्या होता है, माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो माइनस P एक्सटर्नल कितना है 1 ATM। वन ये हो जाएगा आपका 300R माइनस 30R, तो इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा आपका -270R। ये आ गया आपका वर्क डन। ये Q कितना हो जाएगा 270R, और आपका सर 270। डेल्टा U हो जाएगा आपका 0। तो इस तरीके से क्लियर है ये। इसमें कोई डाउट है तो पूछो। अब देखो जरा, एक इसी में एक और मैं थर्ड पार्ट ऐड कर रहा हूं, ठीक है। थर्ड पार्ट ये ऐड कर रहा हूं, एक्सपेंशन। ध्यान से पढ़ देखना। एक्सपेंशन इज कैरिड आउट in 2 steps. Carried out in 2 steps. First, it is expanded. First, it is expanded against constant external pressure of 5 ATM, and then it is expanded reversibly. तब बेटा आपको तीनों पैरामीटर बताने हैं, Q, W और क्या हुआ। पहले 10 था इनिशियली, बोला कि इधर से 5 तक उसने इरिवर्सिबल फॉलो करा। 5 के बाद बेटा 1 तक, फाइनली तो 1 पे ही जाना, रिवर्सिबली फॉलो कर रहा है। तब आपका वर्क डन, डेल्टा क्यू, डेल्टा ये सारी चीजें क्या होंगी। सर ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया। ये वही सेम, उसी जो आपने ऊपर क्वेश्चन करा उसी का सर एक्सटेंशन। आइसोक्लोरिक कैसे हो सकता है अगर एक्सपांशन हो गया तो? आइसोथर्मल है ना बेटा ये। हाँ सॉरी सर।
सर वैसे हीट कितना दिया? क्या बोल रहे हो? हीट कितना दिया? Recording in progress. बीच में ये सर हीट कितना दिया है? मैसेज करो तुम क्या बोल रहे हो, या तो एक मिनट रुको। सर मैं 10 से डिस्कनेक्ट हो रहा था मैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, करेक्ट। अब हम लोग बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम शुरू करते हैं। तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का आइडिया होगा, राइट? आपने सर फिजिक्स आइडिया में नहीं, दोनों सेम ही है क्या सेम ही है? सर, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों नहीं सेम ही वो है। तो सेम ही है। मैं अभी आपसे पूछूंगा क्या होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, चलो बताओ। सर मतलब एक एटम फॉर एग्जाम्पल, मतलब कोई मॉलिक्यूल ले सकते हैं, इधर मोनोएटॉमिक, डायटोमिक या ट्राइएटॉमिक, उसका वो कैसे मूव कर सकता है इन अ गिवन सिस्टम। सर आइदर वो मतलब एक्स एक्सिस में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है। और फिर अपना हम लोग ये तो बस मोनोएटॉमिक के लिए हो गए, और फिर में अगर हम लोग डायटोमिक का देखा जाए तो फिर बाद में वो और ट्रांजिशनल एक्सिस में भी जा सकता है, और फिर हमें ट्राइएटॉमिक ठीक में है सुनो। रोटेशनल ऐड हो जाएगा। ठीक है सुनो। देखो सबसे पहले बेटा हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो हमें इधर मोशन नहीं देखना है, हमें ये देखना है आपका मोशन बोल लो कोई दिक्कत नहीं है, बट मेन फोकस होना चाहिए बेटा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। आपका पर्टिकुलर एटम, पर्टिकुलर गैस कितने डायरेक्शन में या कितने तरीके से एनर्जी एक्सचेंज कर सकती है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, उसको कैलकुलेट करना है हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम में। तो पर्टिकुलर गैस किस किस कितने डायरेक्शन में या कितने तरीके से एनर्जी एक्सचेंज करेगा अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, उसको हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम से डिफाइन करेंगे, ठीक है? यदि सपोज आपके पास कोई मोनो एटोमिक है, मतलब उसके पास सिंपल एक एटम है, ध्यान से सुनना। अब ये मोनो एटोमिक, ठीक है? अब इसको जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है बेटा, इसको हमें समझना पड़ता है। जैसे सिद्धार्थ ने बताया कि कितनी डायरेक्शन में ये मूव कर सकता है, वो एग्जैक्टली सेम होगा। तो अब यदि ये आपका मोनो एटोमिक है, तो बेटा ये फ्रीली कितने डायरेक्शन में मूव कर सकता है? एक्स वाई। 3 एक्सिस होता है बेटा, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड। या जेड तो एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस में मूव करे या वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में। तो ये जो इस तरीके से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस में यदि सपोज ये मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस में मूव किया, इससे टकराया और इधर एनर्जी एक्सचेंज हो गया इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ये इस डायरेक्शन में गया और इधर मॉलिक्यूल से, तो ये वाई एक्सिस में एनर्जी इसके साथ कोलिजन करा और वाई एक्सिस में एनर्जी ट्रांसफर हुआ। जेड एक्सिस में मूव करा और वो तो टोटल ये मॉलिक्यूल कितने डायरेक्शन में एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है? क्योंकि आपको पता है एक कंटेनर के अंदर मोनो एटॉमिक गैस है, एटम्स हैं, तो वो बेटा कोलाइड करेंगे और एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। तो आप ये इस तरीके के मोशन को आपको फिजिक्स में पता होगा, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं, राइट? जब आपका एक एक्सिस इस तरीके से एक एक्सिस में मोशन हो तो उसको हम लोग ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। तो मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक मैंने एक ही एटम लिया, मोनो एटॉमिक गैस के ट्रांसलेशनल फ्रीडम कितना हो जाएगा? 3। ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 3। अब यदि मैं इसकी रोटेशनल, देखो क्या होता है बेटा, किसी भी मॉलिक्यूल में 3 टाइप की फ्रीडम होती है, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशनल। हमें केमिस्ट्री में बेटा हम 2 ही समझ सकते हैं, तीसरा हमें एक्सपेरिमेंटली देखना पड़ता है। जो वाइब्रेशनल वाला है, मतलब 2 पता चल जाता है, टोटल पता होता है, तो हम तीसरे को सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेते हैं, ओके? तो अब ट्रांसलेशनल फ्रीडम पता चल गया। यदि हम लोग इसकी रोटेशनल फ्रीडम की बात करें, तो यदि बेटा हम इसको रोटेट करें तो क्या इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस में, क्या इसके कोऑर्डिनेट चेंज होंगे? यदि ये रोटेट करेगा भी बेटा तो इसी पॉइंट पे रोटेट करेगा, इसी हाँ पॉइंट सर, पे रहेगा। चेंज तो नहीं होगा। इसका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के जो पैरामीटर हैं, तो किसी को डिफाइन करने के लिए 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 पैरामीटर की जरूरत पड़ती है। अब यदि ये रोटेट करा भी तो इसके ये तो सेम रहेंगे,
करेक्ट। हाँ यदि ये सेम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इसकी रोटेशनल फ्रीडम कितना है, 0 है। करेक्ट, ये रोटेशनल डायरेक्शन में किसी को भी एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा, तो इसका ये 0 हो जाएगा। सपोज आपका ये मोनो एटॉमिक तो समझ गए। यदि डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बेटा एक्स एक्सिस में मूव कर सकता है, वाई एक्सिस जेड एक्सिस तीनों में कर सकता है, तो इसका ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो 3 होगा, बट इसका जो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो कितना होगा। जब ये बेटा इस तरीके से रोटेट करेगा तो इसके जो एक्स वाई जेड है और इसके जो एक्स वाई जेड है, सपोज बेटा ये इधर है, ठीक है, थोड़ा आसान करो, तो ये ऐसे मूव करा इधर पहुंचा, तो बेटा वाई और जेड तो बदले इसके। करेक्ट, ये सपोज ऐसे मूव करा जेड एक्सिस में, तो इसका जेड बदला, बट क्या ये इसका जो एक्स पैरामीटर है वो बदल रहा है? हाँ सर। बेटा इसी पॉइंट के अबाउट तो ये रोटेट कर रहा है, एक्स पैरामीटर कैसे बदल रहा है? एक्स एक्स तो नहीं बदल रहा है ना। यदि सब आप अपने हाथ में पेन लो और आप पेन को घुमाओ, तो आप जिस जिस पॉइंट पर आप अपने दोनों उंगली से पेन पकड़े हुए हैं, क्या वो पॉइंट बदल रहा है? बट आपका रोटेट हो नहीं रहा है। सर, वो करेक्ट, तो हाँ सर। उसमें से जो 3 पैरामीटर है बेटा, उन 3 पैरामीटर्स में एक पैरामीटर हमेशा क्या रह रहा है, कांस्टेंट रह रहा है। तो उस डायरेक्शन में आपका रोटेशनल यदि होगा तो उस डायरेक्शन में कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगी। तो हम लोग डाई एटॉमिक यदि लीनियर है तो हम लोग क्या बोल देंगे, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशनल 2 और ट्रांसलेशनल 3 और रोटेशनल कितना होगा 2। और यदि पॉली एटॉमिक है, मतलब उसका ये लीनियर के लिए था, डाई एटॉमिक लीनियर। यदि पॉली एटॉमिक है मतलब और किसी भी डायरेक्शन में है, सपोज ऐसा कोई गैस है, आप इसको यदि रोटेट कराओगे बेटा तो इसके तीनों पैरामीटर चेंज हो जाएंगे, क्योंकि इसका ये यदि रोटेट करा तो ये यदि इधर पहुंच गया तो इसका एक्स भी चेंज हुआ, वाई भी चेंज हुआ और जेड भी चेंज हुआ। समझ गए? तो यदि पॉली एटॉमिक है तो वो उसके सारे पैरामीटर चेंज होंगे, रोटेशनल में भी और ट्रांसलेशनल में, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 3 + 6 हो जाएगा। यदि लीनियर मॉलिक्यूल है, डायटोमिक पॉली एटॉमिक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो हम क्या बोलेंगे उसको, उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 + 2 5 आएगा, क्योंकि एक पॉइंट उसका कांस्टेंट रहेगा। जबकि मोनो एटॉमिक होगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा, सिर्फ ट्रांसलेशनल में ही क्या करेगा, वो एनर्जी एक्सचेंज करेगा, और उसका कितना आएगा, 3 आएगा। तो ये समझ में आया क्या ओवरऑल? यस सर। तो इसको मैं अभी लिखा दे रहा हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। लिखो टोटल नंबर ऑफ मोड्स on which a molecule total number of modes on which a molecule is a molecule of an ideal gas। ये सब आइडियल गैस के लिए ही हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। और an ideal gas can exchange energy during collision is known as its degrees of freedom। ठीक है इतना?
तो ट्रांसलेशनल, सर संडे को हाइड्रोकार्बन खत्म हो जाएगा। नहीं यार, संडे को तुम लोग का हाइड्रोकार्बन का क्लास नहीं है, वो थर्मो का ही है, सारे बैच हैं उसमें। मैं तुम लोग का किसी दिन और एक्स्ट्रा क्लास लूंगा। सर इस बार ऐसा क्यों मतलब? वो वो सर जो थर्मो टाइम केमिस्ट्री कर रहे हैं। पहुंच जाएंगे, थर्मोकेमिस्ट्री तक पहुंच जाएंगे तब तक। तो तब क्या होगा कि प्रॉब्लम ये हो गया कि मैं बोलना भूल गया, उनको लगा कि हो गया होगा थर्मो, तो सॉरी हाइड्रोकार्बन, तो उन्होंने क्लास लगाई नहीं तुम लोग के शेड्यूल में। मैं किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास लेने वाला हूँ। सर एक काम करो, नेक्स्ट टाइम जब भी आप ये लोगे ना हाइड्रोकार्बन का, तभी आप हम लोग को ऐसा बोल दो कि हम लोग ऐसे ये लिखेंगे नहीं, मतलब क्या बोलते को नोट्स पे कॉपी करते हैं ना सर, तो फिर हमें उससे टाइम बचेगा और आप जल्दी कवर अप कर पाओगे, फिर हम बाद में नहीं आप नहीं एक नहीं अरे वो बेटा, हाइड्रोजन जैसा हो जाएगा। सुनो, सीखना हाँ सर, जरूरी है, सीखना जरूरी है। वही सर हम दो, लोग सीख रहे तो है पर, लेकिन आप बस बाद में नोट नहीं भेज नहीं, देना और कुछ नहीं। हाइड्रोकार्बन में बेटा तुम्हें लिखना पड़ेगा, क्वेश्चन करने पड़ेंगे, हाइड्रोजन की तरह नहीं। क्वेश्चन तो सर हम लोग कर लेंगे आपको। हम्म, तुम परेशान मत हो, वो हो जाएगा तुम्हारा, मेरे को कराना है, ठीक है। 2 दिन लेट हो जाएगा, क्या बिगड़ जाएगा बताओ, सीखना जरूरी है। 2 लेक्चर ज्यादा ही लगेंगे ना, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। हाँ सर। फॉर ऑल टाइप्स ऑफ गैसेस, तुम लोग लेट आए हो बेटा, तो थोड़ा लेट तो कोर्स होगा ना तुम लोग का। सर क्या बोल रहे हो? तुम लोग लेट ज्वाइन किए थे, तो थोड़ा लेट तो होगा ना तुम लोग का कोर्स। सर मैं सर तो वो एकदम नेगेटिव, हाँ सर, टाइम पे आए थे। सर मैं तो फर्स्ट डे से हूँ यार इधर। तुम ए फेज में नहीं हो बेटा, तुम बी फेज में हो, तुम लोग वही से सर पहले। किक कर दिया मुझको आज। रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो आपको पता है बेटा, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 किसके लिए आया था, फॉर मोनो एटॉमिक। मोनो तो 2 for diatomic gases, 3। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो एफ डिग्री, इसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एफ इज इक्वल टू 3 हो जाएगा फॉर मोनो एटॉमिक, एफ इज इक्वल टू 5 हो जाएगा फॉर डायटोमिक, एंड एफ इज इक्वल टू 6 हो जाएगा फॉर नॉन लीनियर। और जो तीसरा बेटा वाइब्रेशनल है, ये जो हम लोग ने अभी जो डिस्कशन करा बेटा, ये मॉडरेट टेम्परेचर के लिए है, ठीक है। जब जो हायर टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल वाला भी आता है, और उसको फिर हम लोग कंसीडर करते हैं, तो मैं वो भी केस लिखाऊंगा, वाइब्रेशनल हमें कब कंसीडर करना है, ठीक है। हायर टेम्परेचर के लिए कहाँ, जहां जहां भी होता है वहां मैं बताने वाला हूँ। तो इतना लिखो।
डन ये? हाँ सर। नो बोला, हाँ बोला, दोनों बोला। कुछ बोला। अब देखते हैं हम लोग लॉ ऑफ इक्विपोर्शन ऑफ एनर्जी, इक्यू या पार्टीशन। पार्टीशन होगा ना। हाँ पार्टीशन, अब पार्टीशन भी बोल सकते हो आप या इक्विपोर्शन भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम सेम ही मतलब है। देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपको पता है बेटा, जो आपका एनर्जी होता है वो क्या होता है, हाफ के टी, ठीक है। यदि आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस याद हो तो हम लोग ने बेटा जब एक डायरेक्शन में कैलकुलेट कर रहे थे तो कुछ आया था, जब सारी डायरेक्शन में कैलकुलेट करा था फिर 1/3 आ गया था, करेक्ट। तो जो एनर्जी होता है, हम लोग यदि बेटा एक एनर्जी को क्या बोल सकते हैं कि एक डायरेक्शन के लिए कितना होगा, हाफ के टी, ठीक है। विथ ईच डिग्री ऑफ, ये जो एनर्जी हो जाएगा ये एसोसिएटेड होगा हर एक डिग्री के लिए, ठीक है, फॉर आइडियल गैस। तो बेसिकली मैं बोलूं कि एनर्जी क्या हो गया, हाफ के टी, करेक्ट। और यदि मैं आपसे पूछूं कि एनर्जी, ये बेसिकली एनर्जी पर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, ये एंड फॉर एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो एक डायरेक्शन में बेटा इतना था तो एफ डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, एफ इंटू हाफ के टी। ये तो था किसके लिए, पर मॉलिक्यूल। परमाणु। यदि मेरे को पर मोल निकालना हो फॉर सेम, तो कितना हो जाएगा, F/2, के की जगह K/Na हो जाएगा, और वो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, R। आर। तो ये हो जाएगा F/RT, करेक्ट। यस। तो बेसिकली डेल्टा E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो एक के लिए था, चेंज निकालना हो तो क्या हो जाएगा, FR इंटू डेल्टा टी, और तो कुछ बदलने नहीं वाला है, करेक्ट। तो अब आपको पता है डेल्टा ई क्या होता है, एनसीवी डेल्टा टी। तो आप इन दोनों को यदि कंपेयर करो तो क्या आ जाएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू F/2 R डेल्टा टी इज इक्वल टू एनसीवी डेल्टा टी, इसे कैंसिल हो जाएगा, करेक्ट। और ये जो पर मोल था, ये एन मोल के लिए क्या हो जाएगा, ये अभी क्या था, पर मोल के लिए था। यदि एन मोल के लिए लिखना हो तो डेल्टा ई फॉर एन मोल, तो ये हो जाएगा F/2 N/2 N R डेल्टा टी, तो इधर भी N आ जाएगा, N मोल, तो N से N कैंसिल, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो CV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F/2 R। सर वो डेल्टा ई पर मोल है ना जो आपने बॉक्स में लिखा। ठीक है इतना। सर हेलो सर। हाँ बोलो। सर वो डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी अपॉन वो मॉलिक्यूल मोल्स लिखा है।
एक ये मिनट, बॉक्स में बॉक्स एक मिनट रुको, एक मिनट। अभी आ रहा है क्या आवाज? बोलो जरा एक बार। हाँ सर। हाँ ठीक है, तो आप बोलो जरा क्या बोल रहे थे। सर वो बॉक्स में जो लिखा हुआ है आपने ये, हाँ ये वाला, इसके हम्म। ऊपर हाँ ये क्या लिखा है, डेल्टा ई अपॉन। पर पर मोल था बेटा ये, अच्छा वो भी लग रहा था इसके। पर मोल। फिर फॉर एन मोल क्या हो जाएगा, एन का मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको बराबर सीवी इज इक्वल टू क्या आ गया, F/2 आर। अब हम लोग ने जो सीवी सीपी में रिलेशन सीखा है, ठीक है, और तो सीवी तो हमने सीख लिया। तो यदि सीपी याद हो आपको, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू क्या था, आर। तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/2 आर प्लस आर। आर कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, F/2 आर। ये हो गया आपका सीपी। अब हम लोग जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज देखते हैं, सीवी सीवी फॉर मोनो एटॉमिक, डायटोमिक, पॉली एटॉमिक, हाई टेम्परेचर में क्या क्या होती है, ये हम लोग अभी और देखेंगे। डन ये। सर एक मिनट। हो गया सर। हो गया। चलो अब हेडिंग डालो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज ऑफ आइडियल गैसेस। टेबल बना लो। सर ये तो नेक्स्ट क्लास में कराओगे ना? नहीं नहीं, इसी क्लास में। इसको बस खत्म करते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 मिनट का। सर एक मिनट प्रीवियस से बताऊँ। प्रीवियस पेज। हाँ हो गया सर। तो फॉर मोनो एटॉमिक, मोनो ये सपोज से बेटा आपका सीवी है, इधर सीपी, और एक टर्म होता है बेटा गामा, जो आप लोग को पता है सीपी अपॉन सीवी होता है। एक रिलेशन होता है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, एक होता है सीपी बाई सीवी इज इक्वल टू गामा, जो हम लोग अभी चल के आइडियाबैटिक जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें हम लोग। मोनो एटॉमिक के लिए आपका एफ का वैल्यू कितना आता है, 3। 3। तो यदि मोनो एटॉमिक के लिए 3 है तो सीवी कितना हो जाएगा, 3/2 आर। सीपी कितना हो जाएगा, 5/2 आर। 5 और बाय गामा, 2। गामा कितना हो जाएगा, 5/3। करेक्ट। डाई एटॉमिक यदि है, फ्रीडम 5। तो आपका 5/2 हो जाएगा ये। 5 ये बाय आपका 2 आर, 7 7/2 बाय आर, 2 आर। और ये हो जाएगा आपका 7/2। अब यदि डाई एटॉमिक बेटा
ये तो था आपका मॉडरेट टेम्परेचर पर। यदि बेटा एट हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, डिग्री और जो आपको मैं बोल रहा था ना वाइब्रेशनल आ जाता है, तो वो आपका आने की वजह से ये आपका F7 हो जाता है, और ये कितना हो जाता है 7/R, 9/2R, और गामा हो जाता है आपका 9/7। और पॉलीएटॉमिक के लिए मतलब आप जिसके लिए मैंने हाई टेम्परेचर नहीं लिखाया बेटा, इसका मतलब है कि उसका हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे सेम रहता है। पॉलीएटॉमिक के लिए, ठीक है, ऑब्वियसली नॉन लीनियर। पॉलीएटॉमिक के लिए क्या हो जाएगा 3R, 4R और 4/3। तो ये नोट कर लो, जिसका हो जाए वो लीक कर लेना। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस।